हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस में जेनरिक प्रोग्रामिंग और टेम्पलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो अभी यहाँ स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है कि दो फंक्शन बनाए हुए हैं, सम इंटीजर जो कि दो इंटीजर नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है और इंटीजर नंबर का सम रिटर्न कर रहा है। फिर हमारे पास है सम एफ जो कि दो फ्लोट नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है और रिटर्न में उसका सम कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए। और जब मुझे इंटीजर का सम करना है तो मैंने सम आई को काउंट कॉल किया, और जब मुझे फ्लोट का सम करना है तो हमने फ्लोट वाला फंक्शन कॉल किया। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये मुझे इंटीजर और फ्लोट का जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर देगा। इंटीजर्स का सम 30 है और फ्लोट का सम 30.30 है, तो ये सही चल रहा है। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट्स के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मुझे सम करने के लिए दो मेथड लिखने पड़ रहे हैं डेटा टाइप के बेसिस पर। अगर इंटीजर का सम करना है तो इंटीजर वाला मेथड है, और फ्लोट का सम करना है तो फ्लोट वाला मेथड है। टेम्पलेट्स क्या होती हैं? टेम्पलेट्स वो होती हैं जो कि हमें एक जेनरिक वे प्रोवाइड करती हैं जिससे कि हम डेटा टाइप इंडिपेंडेंट कोड लिख सकें। ये जो हमने अभी कोड लिखा हुआ है ये डेटा टाइप डिपेंडेंट कोड है। इंटीजर के लिए इंटीजर का सम है, फ्लोट के लिए फ्लोट का सम है। टेम्पलेट्स के थ्रू हम डेटा टाइप इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं जिससे कि जो हमें एक्चुअल डेटा टाइप है वो हम एग्जीक्यूशन के टाइम स्पेसिफाई करेंगे और उसे बताएंगे कि सम ऑफ इंटीजर करना है या सम ऑफ फ्लोट करना है, और उससे हम आगे अपना काम करेंगे। और जो चीज़ हम टेम्पलेट्स के थ्रू जेनरिक कर रहे हैं, जैसे कि जेनरिक मेथड बना रहे हैं सम करने के लिए, उसी को हम जेनरिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। जेनरिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग मिनिमम लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है और डेटा टाइप इंडिपेंडेंट कोड लिखते हैं हम। तो आइए हम इसी सम को अब टेम्पलेट्स के थ्रू लिखते हैं। टेम्पलेट के थ्रू हम फंक्शन भी लिख सकते हैं और टेम्पलेट के थ्रू हम क्लासेस भी जेनरिक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट्स के थ्रू जेनरिक फंक्शंस लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे दो सम हैं, और अब अगर मैं टेम्पलेट के थ्रू सम मेथड लिखना चाहूँ जो कि जेनरिक हो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्पलेट्स का सिंटैक्स क्या होता है? हमें एक टेम्पलेट कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लास, और हम एक डेटा टाइप टी, ये टी जो है ये प्लेस होल्डर है हमारा, ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप को स्पेसिफाई करता है। इसके नीचे मैं एक मेथड की डेफिनेशन डिफाइन कर दूंगी। टी जो है मेरा रिटर्न टाइप हो गया है, और हम लिख देंगे सम, और टी ही वेरिएबल ये एक्सेप्ट करेगा टी टाइप के, और बी एक्सेप्ट कर लिए इसने, और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी। ये मेरा एक मेथड हो गया है जो कि मैंने टेम्पलेट के थ्रू जेनरिक डिफाइन कर दिया है। टेम्पलेट कीवर्ड हमें सबसे पहले लिखना है, फिर हमें एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लास लिखना है, और ये जो टी है ये जेनरिक टाइप डिफाइन कर रहा है। टी में मैं जो भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, इंटीजर फ्लोट डबल, वो मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ यहाँ पर। फिर हम एक मेथड लिखेंगे, इसी के नीचे सम मेथड लिखेंगे जिसका कि रिटर्न टाइप होगा टी, और जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है टी टाइप के, और रिटर्न में ए प्लस बी को रिटर्न कर रहा है। अब अगर हम इन दोनों लाइंस को कमेंट आउट कर देते हैं, और अगर मैं टेम्पलेट के थ्रू अपना फंक्शन कॉल करना चाहती हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सी आउट, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इंटीजर वाले के लिए करूँगी सम, तो एंगल ब्रैकेट में मैं इंट स्पेसिफाई कर देती हूँ, और उसके बाद मैं ए कोमा बी दे देती हूँ। इससे स्पेसिफाई हुआ है कि मेरे दो इंटीजर्स का सम करना है। जो हम लोगों ने एक ये जेनरिक टाइप का जो प्लेस होल्डर बनाया था टी, ये टी जो है इसको मैंने इंटीजर स्पेसिफाई कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ सम जो फंक्शन है इसके आगे इंटीजर रिटर्न टाइप हो गया, ए और बी का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर हो गया, और रिटर्न में ए और बी का सम रिटर्न कर दिया। अब अगर मान लो कि मुझे फ्लोट का सम करना है तो मैं सेकेंड लाइन में लिखूंगी, और यहाँ पर मैं एक्स और वाई स्पेसिफाई कर दूंगी, क्योंकि एक्स और वाई मेरे फ्लोट हैं।
और यहाँ पर सम में जब मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगी, यहाँ पर इंटीजर की जगह फ्लोट स्पेसिफाई कर दूंगी। ठीक है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेरा एक ही मेथड कॉल हुआ होगा और वही मुझे सम इंटीजर्स का भी रिटर्न करेगा और फ्लोट का भी रिटर्न करेगा। तो हम लोगों ने रन किया तो मुझे सम मिल गया है, इंटीजर का सम 30 आ गया और फ्लोट का सम भी 30.3 आ गया है। तो इस तरीके से हम जेनरिक फंक्शंस लिख सकते हैं। अब मुझे जो भी मेरे जो इंडिपेंडेंट दो फंक्शन थे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कोड हट गया है और अब मेरा सम जो है ये एक जेनरिक फंक्शन हो गया है। इसको मैं सिर्फ फ्लोट के लिए नहीं, डबल के लिए भी कर सकती हूँ अब मैं। फोर्टी 45.35। और अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखती हूँ, यहाँ पर हम फ्लोट की जगह डबल कर देंगे और वैल्यूज़ के अंदर हम इसमें n और m स्पेसिफाई कर देंगे। अब रन करेंगे तो ये इंटीजर के लिए भी सम करेगा, फ्लोट के लिए भी सम करेगा और डबल के लिए भी सेम सम कर दिया इसने। और मेथड हमारा एक ही है क्योंकि हमने इसको जेनरिक बना दिया है। अब ये टाइप टी को एक्सेप्ट कर रहा है। जेनरिक फंक्शंस की तरह हम जेनरिक क्लासेस भी बना सकते हैं जो कि मोर देन वन डेटा टाइप के कंपैटिबल होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर ही हम देखते हैं जो इनबिल्ट हमारा एक वेक्टर क्लास होती है, वेक्टर टाइप होता है, जिस जो कि हम डायनामिक एरे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हम इंटीजर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर हम स्ट्रिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी डेटा टाइप इस वेक्टर के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसी टाइप की डायनेमिक एरे हम बना सकते हैं। इसी तरीके से हम टेम्पलेट फंक्शंस की तरह ही टेम्पलेट क्लासेस भी बना सकते हैं, जेनरिक क्लासेस भी बना सकते हैं, ताकि हम उनके अंदर मोर देन वन डेटा टाइप के साथ काम कर सकें। तो हम देखते हैं कि टेम्पलेट क्लासेस का कैसे यूज़ करते हैं। सिंटैक्स सेम है, टेम्पलेट क्लास टी जो है हमारा वो डेटा टाइप का प्लेस होल्डर है और इसके नीचे हम अपनी क्लास की डेफिनेशन देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक कंटेनर क्लास बनाई है। ठीक है, इस कंटेनर क्लास के अंदर मेरा एक प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है जो कि टी टाइप का है, डेटा। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने पब्लिक जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं वो बना देते हैं। PUBLIC पब्लिक। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ना मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, स्टैटिक है, काउंटर के लिए। आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि इसको मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। काउंटर रख लेती हूँ मैं इसके अंदर, काउंटर। और यहाँ पर एक मैं कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ। और इसके अंदर मैं टी टाइप का एक पैरामीटर एक्सेप्ट करती हूँ ताकि मैं डेटा जो वेरिएबल मैंने बनाया उसकी वैल्यू असाइन कर सकूँ। और यहाँ पर हम कर देते हैं दिस डेटा इज इक्वल टू ए डेटा और काउंटर को मैं प्लस प्लस कर देती हूँ। ठीक है, और एक काम हम क्या करते हैं, यहीं पे हम एक प्रिंट मेथड लिख देते हैं, वॉइड प्रिंट। और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, सी आउट वैल्यू ऑफ
डेटा इज डेटा वेरिएबल को प्रिंट कर देती हूँ, और जो भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसे भी प्रिंट करवा देते हैं। सी काउंटर, और इसको हम न्यू लाइन के साथ एंड कर देते हैं। ये हमारी है प्रिंट स्टेटमेंट एक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक जेनरिक क्लास बनाई है, इसके अंदर एक प्राइवेट जेनरिक जो हम डेटा टाइप इस टी को जब हम इस कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो भी हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे उस सेम डेटा टाइप का वेरिएबल ये डेटा बन जाएगा। और मैंने एक ये स्टैटिक इंटीजर काउंटर लिया है, और जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैंने डेटा को असाइन कर दिया है और काउंटर को प्लस प्लस कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं और लास्ट में हमने एक प्रिंट मेथड बनाया है, और प्रिंट के अंदर जो भी मेरे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हैं, दिस डेटा और काउंटर, उन सबको प्रिंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल है ना, वो हर डेटा टाइप के लिए 0 से इनिशियलाइज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल सके। तो मैं क्या करती हूँ, स्क्रॉल डाउन करती हूँ, टेम्पलेट डिफाइन करती हूँ मैं वापस से एक टी टाइप का, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर कंटेनर, और इसको मैं दे देती हूँ टी टाइप का, जो भी मेरा कंटेनर का डेटा टाइप होगा जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी उस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए काउंटर जो वेरिएबल है उसे 0 असाइन कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर आते हैं। मैं इन सबको अभी के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ क्योंकि हम लोगों को अभी जेनरिक क्लासेस का एग्जाम्पल देखना है। ये हमारे जेनरिक मेथड के एग्जाम्पल्स थे, आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हम लोगों ने कंटेनर क्लास बनाई है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये क्लास टी मेरे पास आ गया। अब ये एक टी टाइप डेटा टाइप एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले मैं एक इंटीजर स्पेसिफाई कर देती हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं C1। और एक और मैं कंटेनर का ही ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और उसके अंदर मैं जो डेटा टाइप है वो फ्लोट कर देती हूँ या स्ट्रिंग कर देती हूँ, C2 कर देती हूँ। ठीक है, अब हम सीधा सीधा ना जो भी हमारे C1 और C2 है ना उसकी प्रिंट स्टेटमेंट चला देते हैं। हम लोगों को डेटा भी स्पेसिफाई करना है क्योंकि हमने जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं। C1 ऑब्जेक्ट है कंटेनर का, उसको मैंने 20 वैल्यू दे दी है, और जो C2 ऑब्जेक्ट है उसको 20 नहीं, ये स्ट्रिंग वैल्यू लेगा तो इसको हमने देव वैल्यू दे दी है। अब अगर मैं C1 को प्रिंट करती हूँ तो जो मेरे C1 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएगी, डेटा प्रिंट हो जाएगा और जो भी मेरा काउंटर है वो प्रिंट हो जाएगा। और सेम हम C2 को भी प्रिंट कर देते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो जो मेरा C1 ऑब्जेक्ट है वो इंटीजर टाइप का है, उसका डेटा 20 है और काउंटर 1 है। और जो मेरा C2 ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग टाइप का है और उसका देव डेटा है और काउंटर इसका भी 1 है। काउंटर दोनों के 1 क्यों है, क्योंकि डेटा टाइप के बेसिस पर दोनों के एक एक ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट हुए हैं। हम लोगों ने डेटा टाइप के बेसिस पर काउंटर को 0 इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि मैं एक स्ट्रिंग टाइप का ही ऑब्जेक्ट एक और प्रिंट बनाती हूँ C3, और इसका नाम दे देते हैं हम राम। और हम क्या करते हैं, C3 को प्रिंट कर देते हैं। अब क्या होगा कि स्ट्रिंग के 2 ऑब्जेक्ट बन गए हैं, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप का जो काउंटर है वो इंक्रीज होना चाहिए, इंटीजर डेटा टाइप का ओनली 1 ऑब्जेक्ट है तो ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब जब हमने इसे रन किया तो डेटा के अंदर 20 देव और राम वैल्यू करेक्ट है,
काउंटर के अंदर आप देखिए जो इंटीजर वाला काउंटर है उसके लिए 1 वैल्यू है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप के लिए हैं उनके दोनों के काउंटर 2 और 2 हो गए हैं, क्योंकि अब हमारे दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। दो ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंटर मेरा पहले ऑब्जेक्ट के लिए 1 हुआ, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 2 हुआ, और जैसे ही मैंने प्रिंट स्टेटमेंट की दोनों के लिए प्रिंट स्टेटमेंट में काउंटर 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जेनरिक क्लासेस का यूज़ करके और जेनरिक मेथड्स का यूज़ करके काउंटर वेरिएबल्स, और उसके अंदर जो हम ये टाइप है ये हम बाहर से पास कर रहे हैं, मतलब जो हमारा ये डेटा वेरिएबल है इस क्लास का, उसकी टाइप हमारे पास जब मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रही हूँ उस टाइम पर मैं पास कर सकती हूँ कि ये डेटा जो है ये इंटीजर टाइप का है या जो डेटा है ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसको हम जेनरिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और ये हम अचीव कर सकते हैं टेम्पलेट फंक्शंस के थ्रू और टेम्पलेट क्लासेस के थ्रू। गाइज इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि हमारे स्टैटिक वेरिएबल, जो हमारा स्टैटिक काउंटर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कैसे हमारे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट हो रही है। जो डेटा टाइप मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ उसी टाइप का काउंटर मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। इंटीजर इंटीजर वाले के लिए इंटीजर वाले काउंटर्स अलग से इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और जब मैं स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तब मेरे काउंटर स्ट्रिंग टाइप के अलग से इनिशियलाइज होके इंक्रीमेंट हो रहे हैं। अगर मैं इसी तरीके से इंटीजर का एक और वेरिएबल बना दूंगी, एक और ऑब्जेक्ट बना दूंगी, और मान लो कि इंटीजर के मैं 3 ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, C4, C5, तो जो मेरा इंटीजर टाइप का काउंटर है वो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3, 3 हो जाएगा। इंटीजर टाइप वाला का काउंटर 3 हो गया है, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन टाइप हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये टाइप डेटा टाइप के साथ डायरेक्टली लिंक है। अब अगर हम बात करें कि क्लासेस के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस। तो मान लो कि मेरी एक क्लास है जो कि टेम्पलेट क्लास है, क्या हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं? या मान लो मेरी बेस क्लास जो है वो टेम्पलेट क्लास नहीं है, क्या मैं उससे अपनी टेम्पलेट क्लास को इनहेरिट कर सकती हूँ? तो इस तरीके की अगर हम बात करें इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हाँ, अगर मान लो मेरा पहला एग्जाम्पल है, मेरी जो बेस क्लास है वो टेम्पलेट क्लास नहीं है, तो क्या हम ड्राइव्ड क्लास को टेम्पलेट क्लास बना सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि हम एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास बेस, बी कैपिटल कर देते हैं इसका मैं, और इसके अंदर मान लो कि कुछ भी कोड लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर मान लो कि मैं एक टेम्पलेट क्लास बना रही हूँ, कैपिटल टी लेते हैं प्लेस होल्डर के लिए, डिराइव्ड। और अगर मैं इसको इनहेरिट करना चाहती हूँ, जो भी मेरी ये बेस क्लास बनाई हुई है जो कि टेम्पलेट क्लास नहीं है, तो ये हम इनहेरिट कर सकते हैं। और पब्लिक से इनहेरिट करूँगी तो पब्लिकली इनहेरिट होगा, और प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट से इनहेरिट होगा। जो भी हमारा इनहेरिटेंस का रूल है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये इनहेरिट कर सकते हैं। बेस क्लास मेरी टेम्पलेट क्लास नहीं है, बट चाइल्ड क्लास अगर मेरी टेम्पलेट क्लास है तो इनहेरिट कर सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि बेस क्लास मेरी टेम्पलेट क्लास है और डिराइव्ड क्लास मेरी टेम्पलेट क्लास नहीं है, ये भी पॉसिबल है। इस केस में हम क्या करेंगे कि ये वाला जो टेम्पलेट है हमारा, ये मेरा बेस क्लास के ऊपर है, और जो मेरी ड्राइव्ड क्लास है वो हमारी टेम्पलेट क्लास नहीं है। तो इस केस में मुझे यहाँ पर बेस के बाद इसका डेटा टाइप जो भी हम जेनरिक डेट बनाना चाह रहे हैं वो स्पेसिफाई कर रहेंगे। यहाँ पर मैं इंटीजर भी दे सकती हूँ, यहाँ पर मैं फ्लोट भी दे सकती हूँ, जो भी डेटा टाइप मैं जेनरिक ये डिराइव्ड क्लास बनाना चाह रही हूँ उस टाइप का मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना कोड लिख सकती हूँ जो भी इस डिराइव्ड क्लास का कोड है।
तो ये दूसरा सिनेरियो भी पॉसिबल है। तीसरा सिनेरियो है कि मेरी बेस क्लास भी टेम्पलेट क्लास है और डिराइव्ड क्लास भी टेम्पलेट क्लास है। ये भी सिनेरियो पॉसिबल है। इस केस में जब हमारी डिराइव्ड क्लास टेम्पलेट क्लास नहीं थी तो मुझे यहाँ पर बेस क्लास से इनहेरिट करते हुए डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ रहा था। यहाँ पर अगर मान लो मेरी डिराइव्ड क्लास भी टेम्पलेट क्लास है तो मैं अगर यहाँ पर डेटा टाइप ना स्पेसिफाई करके मैं टी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारी बेस क्लास भी टेम्पलेट क्लास हो गई है और डिराइव्ड क्लास भी टेम्पलेट क्लास हो गई है। लेकिन इसके अंदर जो बेस क्लास है वो भी सेम डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगी जब हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, और जो मेरी डिराइव्ड क्लास है ये भी सेम डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगी जो कि बेस का डेटा टाइप है, क्योंकि हम लोगों ने सेम टी यूज़ किया है। अब मान लो कि मेरा एक और सिनेरियो है कि मेरा बेस जो टेम्पलेट क्लास है उसका डेटा टाइप टी है, और जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसको मैं दूसरे डेटा टाइप के थ्रू इनहेरिट करना उसको डिक्लेयर करना चाह रही हूँ। ये सिनेरियो भी पॉसिबल है। इस केस में मुझे क्या करना होगा कि मेरी जो बेस क्लास है वो टाइप टी हो गई है, और जो मेरी दूसरी डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिराइव्ड, यू कह देते हैं इसे हम, और टी। और यहाँ पर जो होगा यू जो डेटा टाइप होगा वो डिराइव्ड क्लास का डेटा टाइप रहेगा, और जो मेरी बेस है उसको हमने टी स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इनहेरिट कर सकते हैं, और इनहेरिटेंस अलग अलग सिनेरियो डिपेंडिंग ऑन कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं अपने टेम्पलेट क्लासेस के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं टेम्पलेट्स और जेनरिक प्रोग्रामिंग के। जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो क्या है, कोड कॉम्पैक्ट हो जाता है हमारा। जो जो हम लोगों ने 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखना था पहले, हम लोगों को मान लो एक सम फंक्शन का यूज़ करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर के लिए अलग सम फंक्शन लिखना पड़ रहा था, फ्लोट के लिए अलग से सम फंक्शन लिखना पड़ रहा था। तो अब मुझे मान लो पहले मुझे 10 लाइनें लिखनी पड़ रही थी, अब मैं सिर्फ 3 या 4 लाइनों के थ्रू जेनरिक फंक्शन लिखती हूँ, तो कॉम्पैक्ट कोड लिखना पड़ रहा है, कम लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो गई है, मुझे अलग अलग फंक्शंस बार बार नहीं लिखने पड़ रहे हैं, सेम फंक्शन को मैं अलग अलग डेटा टाइप के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डेटा हाइडिंग एक इशू है। डेटा हाइडिंग किस तरीके से इशू है, मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं टेम्पलेट क्लास को यहाँ पर डिफाइन कर दूँ और उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं कहीं और किसी दूसरी क्लास में लिखूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसे ही मैं टेम्पलेट डिफाइन कर रही हूँ उसी के नीचे मुझे टेम्पलेट क्लास या टेम्पलेट मेथड की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है मुझे उसी के साथ करना पड़ेगा। तो डेटा हाइडिंग एक इशू है कि मैं अपने इम्प्लीमेंटेशन को और डिक्लेरेशन को अलग अलग नहीं कर सकती हूँ। और दूसरा है लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी। जो अभी क्या है कि कुछ कुछ जो कंपाइलर्स हैं ना उनके अंदर अभी भी टेम्पलेट्स का सपोर्ट नहीं है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मेरा मान लो एक कंपाइलर के अंदर सी प्लस प्लस का कोड लिखा गया है टेम्पलेट्स को यूज़ करके, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कंपाइलर्स पे रन होगा। वो प्रॉब्लम कर सकता है कुछ कंपाइलर्स के अंदर। तो पोर्टेबिलिटी का भी एक इशू है। तो गाइज ये था हमारा टेम्पलेट्स और जेनरिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।